हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 6 यानी कि 6 वीडियोज़ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वाले वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड द टर्म स्टेट? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो वो कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल 12 में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो आर्टिकल 12 है, इसको ही कहा जाता है कि कौन सा आर्टिकल हमें मूल अधिकार की परिभाषा देता है। तो ये आर्टिकल कुछ घुमा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल हमें मूल अधिकार की परिभाषा देता है, तो वो आर्टिकल 12 ही है। अब मूल अधिकार की यहाँ पे बात आई है, तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तो इनकी चर्चा भारतीय संविधान के 12 से लेकर के 35 आर्टिकल के बीच में की गई है। तो ये वाला पॉइंट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आर्टिकल 12 का आपको पता चल गया कि राज्य शब्द को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। राज्य को विस्तृत रूप से इसी आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक टर्म आप बहुत बार जो है तो सुनते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो ये आर्टिकल 1 में बताया गया है, ये भी ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 2 कहता है जो संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो ये कहता है आर्टिकल 2। और इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सिक्किम। ये भी पॉइंट आपको पता चल गया। अच्छा, आर्टिकल 3 क्या कहता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर भारत के किसी भी राज्य का नाम, किसी भी राज्य की सीमा या फिर किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो ये कहा जाता है आर्टिकल 3 में। ये देखो, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये हमने यहाँ पर देख लिए और आर्टिकल 12 भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो हमने यहाँ पर देख ली, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय दी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपके हमीरपुर बोर्ड से ही लिया हुआ है। आपके हमीरपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया है कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? क्या वह प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, होम मिनिस्टर करते हैं या फिर भारत के रजिस्ट्रार करते हैं? तो कुछ एक बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यही कंफ्यूजन के क्वेश्चंस आप सभी को पता है हमीरपुर बोर्ड पहले पूछा करता था। तो आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर या फिर हम कहें इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसकी स्थापना देखो कब की गई थी? 11 मई 2000 को जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। ये 2000 डेट आपको ध्यान में रखनी है कि 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर या फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से दो ही पॉइंट बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब जिस तरीके से आपसे पूछा गया है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, उसी प्रकार देखो आपसे पूछा जाता है जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद। तो जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद, इसका अध्यक्ष या फिर इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता की जाती है गृह मंत्री के द्वारा। ये देखो आपको ध्यान में रखना है कि होम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं और प्रेजेंट में हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो वो है अमित शाह। तो ये भी पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, which article authorize the parliament to form a new state by separation of territory from any state? तो कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य से भूभाग अलग करके नया राज्य बनाने का अधिकार देता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही
मैंने आपको आर्टिकल 3 बताया हुआ था। मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि जो संसद होती है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर भारत के किसी भी राज्य के नाम या सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो वही देखो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि संसद किसी राज्य से भूभाग अलग करके नया राज्य बनाने का अधिकार देता है, तो ये देता है आर्टिकल 3। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश से हमने छत्तीसगढ़ को तोड़ा था। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब तोड़ा गया था? तो ये हमने तोड़ा था 1 नवंबर 2000 को, जो है तो छत्तीसगढ़ स्टेट की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ये देखो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार कुछ और भी पॉइंट देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स आपके एग्जाम में बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को हमने कब तोड़ा था? अब उत्तराखंड को तोड़ा था 9 नवंबर की तारीख को। 9 नवंबर 2000 को ही जो है तो उत्तराखंड को तोड़ा गया था उत्तर प्रदेश से। उसी प्रकार आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार से हमने झारखंड तोड़ा था। तो बिहार से झारखंड तोड़ा था, तो ये कब तोड़ा था? तो ये तोड़ा था 15 नवंबर की तारीख को। तो 3 पॉइंट देखो मैंने आपको बताए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हमने तोड़ा था 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को हमने तोड़ा था 9 नवंबर 2000 को, और लास्ट में बिहार को हमने झारखंड से तोड़ा था 15 नवंबर 2000 को। ये डेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेट्स आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत बार आपके एग्जाम में बनती हैं और बहुत बार यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी स्टेट्स बता ही देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश से हमने जो है तो तेलंगाना स्टेट बनाया था। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 2 जून 2014 को जो है तो तेलंगाना स्टेट की स्थापना की गई थी, या फिर हम कहें कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को हमने जो है तो तोड़ा था। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र और गुजरात का। आपको पता होना चाहिए पहले हुआ करता था पूरा का पूरा बॉम्बे प्रोविंस। तो बॉम्बे प्रोविंस से महाराष्ट्र और गुजरात को कब-कब तोड़ा गया था, और कब जो है तो महाराष्ट्र और गुजरात को एक नया राज्य बनाया गया था? मैंने आपको क्या बताया? पहले महाराष्ट्र या फिर गुजरात नहीं हुआ करता था। पहले हुआ करता था पूरा बॉम्बे प्रोविंस, जिसमें महाराष्ट्र भी आता था, गुजरात भी आता था। बाद में चल कर के 1 मई 1960 की बात है कि ये जो पूरा का पूरा बॉम्बे प्रोविंस था, इसको हमने एक तो महाराष्ट्र स्टेट बना दिया और एक हमने गुजरात स्टेट बना दिया। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट की स्थापना कब की गई है, तो आप बताओगे 1 मई 1960 को। और जब भी आपसे पूछेंगे गुजरात स्टेट की स्थापना कब की गई है, तब भी आप बताओगे 1 मई 1960 को। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि पंजाब से हमने हरियाणा को तोड़ा था। तो पंजाब से हरियाणा को हमने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जो कब का है? 1966 का है, उसके तहत तोड़ा था। या फिर हरियाणा राज्य की स्थापना चाहे तो कब की गई थी? 1966 को की गई थी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए जो कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो संघ सरकार में कबीना सचिवालय किसके चार्ज में होता है? क्या यह मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, संसदीय मामलों के मंत्री के चार्ज में होता है? क्या यह राष्ट्रपति के चार्ज में होता है? क्या यह प्रधानमंत्री के चार्ज में होता है? या फिर यह गृह मंत्री के चार्ज में होता है? अब मैं पहले ही आपको बता दूं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो कि किस तरह से पहले आपसे क्वेश्चन से पूछा करते थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए हुए हैं। तभी मैं आपको बोलता हूँ, जो हमारी पुरानी टोटल 31 वीडियोस पॉलिटी की पड़ी हुई हैं, जो पहले हमीरपुर बोर्ड में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो हमने कंपाइल कर करके टोटल 31 वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी आपके एग्जाम्स नज़दीक में आ जाएँ, आप सभी को पता है टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन बच्चों को क्या करना है, जो 31 वीडियोज़ हमारी पड़ी हुई हैं, उनको एक बार जाकर के चेकआउट ज़रूर से करना है। इससे होगा क्या? इससे देखो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, और आपको भी वहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो एचपीआरसीए के अंडर आपकी टीजीटी कमीशन की भर्ती होनी है, तो वहाँ पर आपसे पॉलिटी के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वही आपको यहाँ पर करना है। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें, तो आपसे पूछा गया है कि संघ सरकार में जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, तो वो किसके चार्ज में होता है? तो वो होता है भारत के प्रधानमंत्री के चार्ज में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गए होंगे। अब यहाँ पर बात आई है भारत के प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री से देखो 3 आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। वो तीनों के तीनों आर्टिकल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। तो सबसे पहला आर्टिकल आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 75। अब आर्टिकल 75 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा।
या फिर मैं आपको बताऊं जो अन्य मंत्रियों के प्रावधानों की चर्चा की गई है तो वो भी आर्टिकल 75 में ही की गई है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसके हेड जो है तो प्रधानमंत्री होंगे। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके हेड कौन होंगे, तो वो होंगे प्रधानमंत्री। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 74 में। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को संसद की जानकारी से प्रधानमंत्री अवगत करवाएंगे, तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 78 को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को संसद के कार्यों की जानकारी से प्रधानमंत्री अवगत करवाएंगे, ये कहाँ पर कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 78 में। तो तीनों के तीनों आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी यहाँ पर सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट की बात आई थी, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है यानी कि लोकसभा का जो सचिवालय है, उसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, तो वो की गई है 98 आर्टिकल में। ये पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा आर चूजन बाई, तो लोकसभा में संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, ये देखो आपसे पूछा जाता है। तो लोकसभा में जो संघ क्षेत्र यानी कि यूटी होते हैं, उनके प्रतिनिधियों का चयन क्या डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा करवाया जाता है, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, या फिर नॉमिनेशन यानी कि नामांकन के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी के द्वारा। तो देखो आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा में जो यूटी यानी कि संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, उनका चयन डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात आई थी लोकसभा की। एक ट्रिक अब देखो मैं आपको बहुत बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बनता है संसद, और संसद की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में की गई है। र से बनता है राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बनता है लोकसभा, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। लोकसभा की यहाँ पे बात आई थी, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, तो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट में है 550। आपको पता होना चाहिए पहले कितनी हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी 552। बट आप सभी को पता है जो 2 सीट्स हम रिजर्व करके रखते थे एंग्लो इंडियंस के लिए, वो अब खत्म कर दी गई हैं, अबलिश कर दी गई हैं। तो एट प्रेजेंट में आपको अगर बताऊं तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो वो कितनी है, तो वो है 550 है। अब इन 550 में भी जो 530 मेंबर हैं, तो 530 जो मेंबर हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो यहाँ पर 20 मेंबर हैं, तो जो 20 मेंबर हैं वो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी देखो आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। लोकसभा की ही यहाँ पे बात आई थी, तो एक क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। हमारे प्रेजेंट में स्पीकर कौन है लोकसभा के, तो वो कौन है, तो वो है ओम बिरला। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो वह है कोटा राजस्थान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के स्पीकर तो हमने देख लिए, राज्यसभा के सभापति कौन है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, The idea of directive principles of state policy in the Constitution of India has been borrowed from, तो भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार उधार लिया गया था। तो कहाँ से हमने जो तो डीपीएसपी को बोरो किया हुआ था, तो वो हमने किया हुआ था आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड देश के संविधान से। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बात आई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, यानी कि डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है भाग 4 में। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, भाग 4 में जो है तो डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो है तो डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। बाकी हमने यहाँ पर देखा डीपीएसपी को हमने जो तो आयरलैंड देश के संविधान से बोरो किया हुआ है। तो आयरलैंड देश के संविधान से एक तो हमने डीपीएसपी लिए हुए हैं,
और एक राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली हुई है। ये 2 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। उसी प्रकार ऑप्शन बी में देखो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंच यानी कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या-क्या बोरो किया हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो समानता हो गई, स्वतंत्रता हो गई और बंधुत्व की धारणा, ये हमने कहाँ से ली हुई है? तो ये हमने फ्रांसीसी संविधान से ली हुई है। उसी तरह ऑप्शन सी में है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधान लिए हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार ऑप्शन डी में है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कनाडा से हमने क्या-क्या लिया हुआ है। तो कनाडा से हमने एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्यपाल का पद लिया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की अवधारणा भी हमने कहाँ से ली हुई है, तो वो भी हमने कनाडा देश के संविधान से ली हुई है और जीएसटी भी अगर आपसे पूछेंगे वो भी हमने जो तो कनाडा से ही बोरो की हुई है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ब्रिटेन से हमने क्या-क्या बोरो किया हुआ है? तो ब्रिटेन से हमने एक तो एकल नागरिकता बोरो की हुई है और एक संसदीय शासन प्रणाली हमने बोरो की हुई है। जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको ध्यान में रखने हैं, यही आपके क्वेश्चन्स में बार-बार देखो पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपसे यूएसएसआर, अब वर्तमान में इसको हम रूस बोलते हैं, तो यहाँ से हमने क्या बोरो किया हुआ है? तो यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य जो है तो बोरो किए हुए हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूँगा, संविधान में संशोधन की शक्ति ये हमने किस देश के संविधान से बोरो की हुई है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ओथ ऑफ ऑफिस टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय दी, तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 2 पॉइंट आपके यहीं पर क्लियर हो जाएँगे। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेज़िडेंट। बट आपसे पूछा गया है कि उनको पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ देखो दिलाते हैं उनको राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जबकि इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर बात आई है हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की यहाँ पे बात आई है। तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की गई है? तो आर्टिकल अगर आपसे पूछेंगे तो 214 से लेकर के 231 के बीच में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे भाग यानी कि पार्ट पूछेंगे तो पार्ट 6 में जो है तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की बात कही गई है। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर भी क्लियर हो गए। अब एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में बनता है और ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इनको जो पेंशन दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है? और आपके पास ऑप्शन दे दिए जाते हैं, क्या वह भारत की संचित निधि से दी जाती है? क्या वह राज्य की संचित निधि से दी जाती है? तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और बच्चे हाई कोर्ट देख करके राज्य की संचित निधि टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको देखो ध्यान में रखना है जब भी आपसे पूछेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको भी पता है आपके एग्जाम में बन जाते हैं। बाकी यहाँ पर गवर्नर की बात आई थी, राज्यपाल की बात आई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से प्रेरित हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हमने किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को बोरो किया हुआ था, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ था यूएसएसआर, जिसको हम वर्तमान में रूस बोलते हैं। तो उस देश के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य बोरो किए हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात आई है मौलिक कर्तव्यों की, तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, एक पॉइंट देखो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो कितने हैं? तो वो हैं टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। तो वर्तमान में हमारे पास टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो हैं 11 मौलिक कर्तव्य और यहीं पर एग्जामिनर आपको घुमा देता है। आपसे देखो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो वो थे 0, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो उसके द्वारा हमने जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। ये देखो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में कितने हैं? तो वह 11 और 10 मौलिक कर्तव्य हमने कब जोड़े थे? 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अच्छा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, तो वो हमने कब जोड़ा था? वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने जोड़ा था जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था,
2002 में। ये सारे के सारे पॉइंट्स देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। मौलिक कर्तव्य की यहाँ पे बात आई थी, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो आर्टिकल 51 क्लॉज ए में जो है तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और कौन से भाग यानी कि पार्ट में बताया गया है, तो पार्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। भाग 4 क्लॉज क, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको भी पता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैव बीन लेड डाउन इन। तो वित्तीय आपातकाल के प्रावधान निम्नलिखित में से किस में निर्धारित किए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यह जो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में बताई गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात आई है इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे भाग पूछेंगे, तो भाग 18 यानी कि पार्ट 18 में इमरजेंसी के बारे में हमें बताया गया है। आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल 352 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अच्छा, हमारे देश में टोटल कितनी बार जो है तो नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और अभी हाल फिलहाल 25 जून को हमने जो तो कौन सा दिवस मनाया, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो आर्टिकल 352 हमने देखा, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमें बताता है। उसके बाद आर्टिकल 356 356 ये हमें जो है तो स्टेट इमरजेंसी यानी कि राजकीय आपातकाल के बारे में बताता है। और इसी आर्टिकल को हम जो है तो प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, तो ये किस आर्टिकल में बताई गई है, तो ये बताई गई है आर्टिकल 360 में। और अभी तक हमारे देश में एक भी बार जो है तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये भी पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो हमने प्रीवियस पॉलिटी की 31 वीडियोज डिस्कस की हुई थी, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।